मेंटल मैथ कक्षा 10 अध्याय 3 दो चरों वाले समीकरण। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आइए करना शुरू करते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 कहता है 3x जमा 4y बराबर 12 के लिए x के संदर्भ में y का मान बताइए। x के संदर्भ में y का मान बताना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 4y इस तरीके से बराबर 12 और ये x वाले को लेके आना है आपको दाईं तरफ, तो घटा जमा 3x इधर आकर ये घटा 3x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकाल लीजिए। y बराबर 12 घटा 3x बटे 4, ये आपका उत्तर बन गया। बहुत ही y का मान निकल गया। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 कहता है देखो, निर्देशांक अक्षों के साथ px जमा qy बराबर r के प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी जैसे ये ग्राफ हम बनाते हैं इस तरीके से, ये x प्लस और ये x माइनस और y माइनस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है, y अक्ष पर, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर x की जो वैल्यू होगी, x का जो मान होगा या x के निर्देशांक होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए ये y पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माना निर्देशांक माना यदि निर्देशांक y अक्ष को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, y अक्ष को प्रतिच्छेद करे तो x बराबर 0 होगा। x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 का मान रखते हैं, तो x है ना, जहाँ पे 0 जमा qy बराबर r। ठीक है, अब 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 ये तो हट जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा r बटे q। तो इसका पहला प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, यदि y अक्ष पर करते हैं तो x का 0 और y का क्या होगा, r बटे q। एक तो ये होगा आंसर आपका, एक तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना। आइए मैं दूसरे पेज पर बताता हूँ इस आपको। ये रहा। ठीक है, अब अगर निर्देशांक यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, यदि निर्देशांक, ठीक है, x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है तो y का निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, y का क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करना है, आपके सामने है px जमा qy बराबर r। अब y बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, तो y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है बराबर r। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। अब q को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है ना, तो x का निकालना, तो x बराबर r और x के साथ p किस रूप में है, गुणा में है ना, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। तो x का जो दूसरा निर्देशांक होगा, पहला निर्देशांक आपको क्या लिखना है, x वाला लिखना है। ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा, 0। तो एक तो ये होगा और एक हो गया बच्चों कौन सा, ये वाला 0 और r बटे q। ठीक है, ये जो मैंने अभी इधर निकाला था। ठीक है, इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल हो गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। देखो प्रश्न नंबर 3, वह बिंदु बताइए जहां रेखिक समीकरण, ठीक है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब वह बिंदु बताना है। अब x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो इसका मतलब क्या होगा, y का जो बिंदु होगा 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, 2x जमा 3 y की जगह 0 बराबर घटा 7। ठीक है, ये तो हट गया, तो x का मान
निकाले तो घटा 7, 2 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया, हो गया ये प्रश्न आपका हल। तो इस तरीके से करना है। प्रश्न नंबर 4 कैसे करना है, देखो प्रश्न नंबर 4 करना है, कहता है वह एक बिंदु बताइए जहां रेखिक समीकरण 3x घटा 7y बराबर 5 y x को प्रतिच्छेद करता है। अब y x को प्रतिच्छेद करता है तो इसका मतलब x वाला बिंदु क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, x जगह क्या रखना, 0 रखना है। घटा 7y बराबर 5, ठीक है, 3 0 0 ये तो हटा दीजिए, y का मान निकाल लीजिए। अभी मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया। तो 5 और ये जो है ना घटा का निशान इधर लगा दीजिए, 7 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे हाँ ये पहले वाले का जैसे x का तो आ गया, घटा 7/2, तो y का क्या होगा, 0 होगा। एक तो ये होगा प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, और इधर पहला बिंदु क्या होगा, यदि ये y x पर करता है तो x का क्या होगा, 0 होगा और y का होगा घटा 5/7, ये हो जाएगा। बच्चों ये आपका उत्तर बन गए। ठीक है ना, पहला बिंदु हमेशा x का लिखना है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या बताइए। हलों की संख्या बतानी है बच्चों। अब यहाँ पर मैं एक समीकरण लिख लिया, 2x जमा 4y इस घटा 16 को बराबर के साथ इधर लिया है, 16 हो जाएगा। और इसके नीचे लिया 6x जमा 12y और बराबर 48। ठीक है, देखो समीकरणों की हलों की संख्या बतानी है। अब मैं आपको बताता हूँ हलों की संख्या कैसे बताते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2, अगर इस कंडीशन में कोई भी समीकरण होता है, a1 का मतलब ये होता है, यहाँ जो x के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है a, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b, और जो c वाला जो इंस्टेंट होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होती, कोई भी चर नहीं होता, वो होता है c। ठीक है, इसी प्रकार a, ये b और ये c ऐसे। तो a1/a2 बराबर b1/b2, तो यह एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल, मैं सीधा लिख देता हूँ अद्वितीय हल इस तरीके से। अच्छा आगे देखो, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, ठीक है, अगर तीनों बराबर आते हैं तो इसके होंगे अनेक हल। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अच्छा आगे देखते हैं, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर नहीं हो c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। तो हमको इसी तरीके से ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं इसको रख के देखना है। अब देखो यहाँ पर लिखते 2/6 और बराबर 4/12, ये जो कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखे हैं इनको लिख लेते हैं 16/48। ठीक है, अब काटते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 16 एकम 16, 16 तिया 48। आप देख रहे हैं 1/3 आ रहा है, इधर भी 1/3 आ रहा है, इधर भी 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 समीकरण जो है इस फॉर्मूले को संतुष्ट करता है, b1/b2 ठीक है बराबर है c1/c2। तो अगर इस कंडीशन में है तो कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं अनेक हल होंगे। ठीक है ना, ये आपका उत्तर बन गया। तो इस तरीके से बच्चों करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी प्रश्न करने हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, इस पहले पार्ट में प्रश्न 5 ही मैं लूँगा, बाकी अगले पार्ट में मैं कराऊंगा। ठीक है, ऐसे अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो 10 प्रश्न हम लेंगे, अदरवाइज 5-5 प्रश्न का हम एक पार्ट बनाएंगे। आपको करनी है प्रैक्टिस। कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आपकी समस्या का जो समाधान है वो तुरंत ही किया जाएगा। तो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है भाई, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। तो इसलिए अब हम जब अगली पार्ट में मिले तो मुझे ये लगना चाहिए कि आपने पहला पार्ट को अच्छे से देखा है और प्रैक्टिस भी की है। ठीक है, मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।